नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बीपीएससी, बिहार एसआई और बिहार एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इसका पहले अपने चैनल पर 6 प्रैक्टिस सेट आपके घटना चक्र का अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। टोटली इस सेट में 140 प्रश्न हैं और आप लोग 140 प्रश्न में से कितना सही करते हैं उसके बारे में कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे बिरसा मुंडा के गुरु थे। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 तक चलता है, इसे नोट कीजिएगा। ये बीपीएससी का सबसे फेवरेट पॉइंट है। वर्ष 1904 में गोल्डन लीग की स्थापना, ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। तो कहाँ पर किया गया? तो झारखंड में किया गया, झारखंड में। और ये कहाँ पर किया गया था? तो झारखंड के देवघर में किया गया था। और आपको याद रखना है कि 1904 में जो है बिहार और झारखंड एक ही में थे। झारखंड कब बिहार से अलग होता है? तो 15 नवंबर 2000 को, ठीक है, 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो जाता है। और 1904 में जो है उड़ीसा भी बिहार के साथ में था। तो उड़ीसा कब अलग होता है बिहार से? तो 1936 में उड़ीसा अलग हो जाता है, 1 अप्रैल 1936 में। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? तो किसके द्वारा छोड़ा गया था? ये छोड़ा गया था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में आपके समाप्त होता है, 1922 में समाप्त होता है, ठीक है। आपको याद होगा चौरी चौरा कांड एक घटना घटता है, उसके बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई। तो किस पर रोक लगाई? सारे पॉइंट को पढ़ लीजिए। तो बेट बेगारी प्रथा पर रोक लगा दी 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम, ठीक है। गांधी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र जिसका नाम है हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ से प्रकाशित किया गया? तो जो पहला अंक है ये कहाँ से प्रकाशित होता है? तो वर्तमान में पुणे और उस समय पूना बोला जाता था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधी जो विधि विधान लिखा गया है तो किस में लिखा गया है? यजुर्वेद और ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा गया है। तो एक से अधिक ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है, एक से अधिक ऑप्शन ठीक हो जाएगा। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? बहुत ही अच्छा सवाल है। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? वस्त्र उत्पादन से, बहुमूल्य मणि एवं रत्न से, हस्तशिल्प से, अफीम खेती से। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वस्त्र उत्पादन से, ठीक है, वस्त्र उत्पादन से। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया जाता था। तो उसे क्या बोला जाता था? इसे रूपक बोला जाता था, ठीक है। जो भी आपके रजत मुद्राएं थी उसे रूपक बोला जाता था। जबकि दिनार किसे बोला जाता था? दिनार। तो जो भी आपके स्वर्ण मुद्राएं थी उसे दिनार बोला जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमलित नहीं है? इसमें से देख लीजिए कौन सा युग्म जो है सुमलित नहीं है। बहादुर शाह गुजरात के, तो बिल्कुल ठीक है। चांद बेबी अवध के, तो जो चांद बेबी हैं अवध की नहीं है, कहाँ की हैं? तो इनका जो संबंध है अहमदनगर एवं बीजापुर से इनका संबंध है, ठीक है। रजिया सुल्तान दिल्ली से, तो ये ठीक है। बाज बहादुर मालवा, तो ये भी ठीक है। गलत कौन है? बी। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा था कि सुमलित नहीं है, तो बी आपके सुमलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? काकोरी कांड कब होता है? 1925 में काकोरी कांड होता है। तो काकोरी कांड से कौन संबंधित नहीं है? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, अशफाक उल्ला खां संबंधित हैं। जबकि जो सूर्यसेन है
ये आपके काकोरी कांड से संबंधित नहीं है, ठीक है। सूरसेन जो है काकोरी कांड से संबंधित नहीं है, इनका संबंध चिटगांव विद्रोह से है, ठीक है। चिटगांव विद्रोह से इनका संबंध है, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था, गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। सारे पॉइंट को आप लोग पढ़िए। तो नील कृषकों की समस्याओं के समाधान हेतु जो है गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। कब होता है? 1917 में। ये आपके जो चंपारण आंदोलन है इसका संबंध बिहार से है, ठीक है। यहाँ पर क्या था कि जिस भी व्यक्ति के पास 20 कट्ठा खेत था उसे अपने 3 कट्ठा जो उपजाऊ जमीन था वहाँ पर नील का खेती करना पड़ता था, ठीक है। तो इसे बोला गया था 3 कट्ठिया प्रथा भी बोला जाता है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? इसमें से कौन जो है सिकंदर के साथ भारत में नहीं आता है? तो नियार्कस आता है, उसके बाद है आने सिक्रेटस, ये भी आता है, अरिस्टोब्यूलस ये भी आपके आता है, जबकि जो डायमेकस है ये नहीं आता, ठीक है। डायमेकस नहीं आता है। तो डायमेकस के बारे में याद रखिएगा कि सीरिया के राजा, आपको याद होगा राजा एंटियोकस, जो आपके डायमेकस है ये किसके दरबार में आता है? तो बिंदुसार के दरबार में आता है, ठीक है। और कौन भेजता है? तो सीरिया के राजा एंटियोकस भेजता है, ना कि सिकंदर के साथ में आता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है और पिछले सेट में आया भी है। तो अलाउद्दीन खिलजी उसका नाम है। क्या है? अलाउद्दीन। एमबीटी मत मारिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक मत मारिएगा। जो मोहम्मद बिन तुगलक इसने भी 50% किया था, लेकिन आपको याद रखना है पहले कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन जो एमबीटी 50% करता है ना, वो करता है दोआब क्षेत्र में। लेकिन कुछ ही समय में जो एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक जो निर्णय देता है कि 50% कर वसूला जाए दोआब क्षेत्र में, तो उस समय जो दोआब क्षेत्र जो आपका दोआब क्षेत्र था वहाँ पर अकाल पड़ जाता है और बाद में उस स्कीम को वापस लेना पड़ता है एमबीटी के द्वारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। और जो बाजार नियंत्रण नीति है वो आपके अलाउद्दीन खिलजी से ही संबंधित है। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। गुप्तोत्तर युग में जो है प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? तो कन्नौज था, ठीक है, कन्नौज। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि कन्नौज के लिए जो है 3 शक्ति संघर्ष कर रही थी। कौन कौन शक्ति है एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक तो पाल था, ठीक है, दूसरा प्रतिहार था और तीसरा राष्ट्रकूट था, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रकूट। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिगुट एक तरीके से जो तीनों आपस में लड़ रहे थे, कौन लड़ रहे थे? तो आपको याद रखना है कन्नौज के लिए जो है पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट लड़ रहे थे। कन्नौज जो है बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? सुल्तानी युग जो दिल्ली सल्तनत है उस समय बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो वज्रयान जो शाखा है सबसे प्रभावशाली शाखा थी। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो किस अभिलेख से जानकारी मिलता है? मौर्य अभिलेख से, शुंग अभिलेख से। तो आपको याद रखना है मौर्य अभिलेख से। और आपको याद रखना कि अशोक का अभिलेख है रोमनदेई अभिलेख, रोमनदेई अभिलेख, ठीक है। रोमनदेई अभिलेख में बताया गया है कि अशोक जो है अपने शासन के 20वें वर्ष लुम्बिनी का दौरा करते हैं और जहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ था वहाँ पर पूजा भी करते हैं और साथ ही जो लुम्बिनी क्षेत्र है उस क्षेत्र में कर में भी छूट देते हैं। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक हैं, इसके लेखक कौन हैं? तो श्री अरबिंदो हैं, श्री अरबिंदो इसके लेखक हैं। निम्नलिखित में से कौन एक युग में जो है सुमलित है? इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है और कौन आपके सुमलित है? तो देख लीजिए, दुर्गादास द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, तो ये आपके गलत है। लुई फिशर इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, तो इसमें आपको याद रखना है कि जो दुर्गादास है, दुर्गादास
लिखते हैं इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर बुक लिखते हैं, जबकि लुई फिशर जो है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के बारे में लिखते हैं। उसके बाद है फ्रैंक मोरिस, जवाहरलाल नेहरू का एक बायोग्राफी इनके द्वारा लिखा गया, तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड बुक लिखा गया, तो ये आपकी गलत है। ये किसके द्वारा लिखा गया था इंडिया डिवाइडेड बुक? तो ये लिखा गया था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी ही आपके सुमिलित है। भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारत विभाजन के लिए जो मोहम्मद अली जिन्ना है उसको सर्वाधिक किसने उत्तरदायी ठहराया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला था कि जो भारत विभाजन है उसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी मोहम्मद अली जिन्ना है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कुतुबुद्दीन ऐबक को किस स्थान पर दफनाया गया? जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसे किस स्थान पर दफनाया गया था? तो आपको याद रखना है कि लाहौर में दफनाया गया था, ठीक है। लाहौर में दफनाया गया था। लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। सल्तनत काल में अमीर ए आखुर का क्या तात्पर्य है? अमीर ए आखुर का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ है अश्वशाला का अध्यक्ष। अश्वशाला का जो अध्यक्ष था उसे अमीर ए आखुर बोला जाता था सल्तनत काल में। जबकि पायक किसे बोला जाता था? पायक, आपको याद रखना है, पायक जो है जो पैदल सेना का अध्यक्ष था उसे पायक बोला जाता था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के कितने स्तंभों को दिल्ली लाया था? ये अच्छा सवाल है। फिरोज शाह तुगलक ने जो है अशोक के कितने स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो 2 स्तंभ को दिल्ली लाया था। वो कौन कौन स्तंभ था और कहाँ कहाँ से लाया था? तो एक स्तंभ लाया था टोपरा से, ठीक है, एक स्तंभ लाया था टोपरा से, और जो दूसरा स्तंभ लाया था ये मेरठ से लाया था। कहाँ से? मेरठ से लाया था। तो आपको याद रखना है कि फिरोज शाह तुगलक जो है अशोक के 2 स्तंभ को दिल्ली में मंगवाता है, एक टोपरा से मंगवाता है और दूसरा मेरठ से मंगवाता है। निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था? तो तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान नसरुद्दीन महमूद शाह था। तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तुगलक वंश के बाद किस वंश की स्थापना किया गया था? तो सैयद वंश की स्थापना किया गया था, ठीक है, सैयद वंश। जो सैयद वंश है इसका संस्थापक कौन था? तो खिज्र खां। खिज्र खां इसका संस्थापक था, ठीक है, खिज्र खां इसका संस्थापक था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को विभक्त किया है, तो कितने भागों में बांटा है? तो 7 भागों में बांटा है। 7 भागों में बांटा है, जिसका नाम इस प्रकार है। पहला दार्शनिक है, दूसरा किसान है, तीसरा पशुपालक है, चौथा कारीगर है जिसे शिल्प भी बोला जाता है, पांचवा भोद्रा, ठीक है, पांचवा आपके भोद्रा था, छठा निरीक्षक, सातवां सभासद, ठीक है, सातवां आपके सभासद था। इतना आपको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निम्नलिखित में से किसका नाम ताम्रवती था? इसमें से किसका नाम जो है ताम्रवती था? तो अहाड़ का नाम जो है ताम्रवती था। और जो अहाड़ क्षेत्र आपको याद रखना है कि राजस्थान का क्षेत्र है, ठीक है, राजस्थान का क्षेत्र है। जो ताम्रवती है इसका एक और मतलब होता है तांबो वाला स्थान, तांबो वाला स्थान, ठीक है। आपको पता है कि राजस्थान में तांबा निकलता है खेतरी खान से। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से किस चालुक शासक की रानी ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया? बहुत ही अच्छा सवाल है कि निम्नलिखित में से किस चालुक शासक की रानी ने जो है विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया? तो ये निर्माण किया गया था आपके विक्रमादित्य द्वितीय, ठीक है, विक्रमादित्य द्वितीय की जो रानी है उनके द्वारा विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? निम्नलिखित में से जो है लौह अयस्कों में से बैलाडीला में से किसका खनन होता है? तो जो बैलाडीला लोकेशन है ये कहाँ पर स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और यहाँ से जो है हेमेटाइट का खनन होता है, हेमेटाइट का यहाँ से खनन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है, तो कितना वर्ष लेता है? तो 84 वर्ष लगाता है, ठीक है,
84 वर्ष लगाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार राज्य में जो है कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे विभाजन के पूर्व। तो बिहार का विभाजन कब हुआ है? 15 नवंबर 2000 को। तो 15 नवंबर 2000 के पहले जो है औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण कितने थे? तो 6 थे। कौन कौन? आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर थे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन पूछा जाएगा कि वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 4 हैं। ठीक है, वर्तमान में 4 हैं। ये 4 क्षेत्र कौन कौन है? नोट कर लीजिएगा। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और एक आपका है दरभंगा। ठीक है, दरभंगा, इसे नोट कर लीजिएगा। वर्तमान में आपके 4 हैं और विभाजन के पहले आपके 6 थे। ठीक है, झीलों के अध्ययन को कहते हैं, जो झील है उसके अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो झील के अध्ययन को लिम्नोलॉजी बोला जाता है। लिम्नोलॉजी झील के अध्ययन को बोला जाता है। झील का अध्ययन आ जाए या तो तालाबों का अध्ययन आ जाए या तो नदियों का अध्ययन आ जाए या आर्द्र भूमि का अध्ययन आ जाए, तो सब में लगाइएगा लिम्नोलॉजी। ठीक है, लिम्नोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती है। तो क्या बोला जाता है? तो समताप रेखाएं बोला जाता है। ठीक है, आइसोथर्म बोला जाता है। किलिमंजारो है एक। किलिमंजारो क्या एक है? आप सभी लोग सोच के बताइए। द्वीप है, नदी है, पीक है, वोल्केनो है? क्या है? तो वोल्केनो है। ठीक है, वोल्केनो है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है कि अफ्रीका देश के तंजानिया में स्थित है। ठीक है, तंजानिया में स्थित है। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि जो कालागढ़ बांध है ये किस नदी पर बना हुआ है? तो रामगंगा नदी पर बना हुआ है। रामगंगा नदी उत्तराखंड में बना हुआ है। तो डी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की नदी नहीं है? दक्षिण बिहार की नदी नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ पर, ये आपके बिहार का मैप है। इधर गंगा नदी है। पहला है सोन आपके अमरकंटक से निकलती है और पटना के पास जाके गंगा में मिल जाती है। उसके बाद है उत्तरी कोयल है। ठीक है, इधर है उत्तरी कोयल। उसके बाद है पुनपुन आपको याद रखना है, जाके फतुआ के पास जो गंगा मिल जाती है। और पुनपुन की एक सहायक नदी कौन है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद है महानंदा। जो महानंदा है आपको याद रखना है कि ये आपके दक्षिणी नदी नहीं है, उत्तरी नदी है। ठीक है, महानंदा। तो क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि अपने चैनल पर एक बिहार स्पेशल मैपिंग का वीडियो अपलोड है। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिएगा तो आपका पूरा बिहार का ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। कोई दूसरा वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है केप बर्डे एक द्वीप समूह है जो अवस्थित है प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, हिंद महासागर में। तो कहाँ पर स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, अटलांटिक महासागर में स्थित है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जैवमंडल आगार का विस्तार नहीं है? तो जो नीलगिरी है, नीलगिरी इसका विस्तार जो है किन किन राज्यों में है? तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में इसका विस्तार है, जबकि आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार नहीं है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो नीलगिरी की पहाड़ी है वहाँ पर एक जनजाति पाया जाता है, टोडा जनजाति। ठीक है, टोडा जनजाति अगर राज्य बोले तो तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, जो भैंस पालने के लिए प्रसिद्ध है टोडा जनजाति। तो इसके बारे में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और एक पॉइंट और पूछता है कि पूर्वी एवं जो पश्चिमी घाट है वो कहाँ पर मिलता है? तो नीलगिरी की पहाड़ी पर ही मिलता है पूर्वी घाट। एक सेकंड रुकिए, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलता है? तो नीलगिरी की पहाड़ी पर ही पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है। इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो सम्मिलित कर लीजिए। एक साइड आपके द्वीप है, दूसरे साइड अवस्थिति लुनोज द्वीप या प्रशांत महासागर में स्थित है और इस पर किसका अधिकार है?
तो फिलीपींस का अधिकार है, ठीक है, इस पर जो है फिलीपींस का अधिकार है, फिलीपींस का इस पर अधिकार है, लिख लीजिएगा। उसके बाद है मेडागास्कर, हिंद महासागर में स्थित है। आपको पता है कि मेडागास्कर एक देश है, ये अफ्रीका है, यहाँ पर आपके मेडागास्कर है। उसके बाद है ग्रीनलैंड, ये अटलांटिक महासागर में स्थित है, ये आपके इधर यूरोप हो गया, और यहाँ पर आपके जो है ग्रीनलैंड है, अटलांटिक महासागर में स्थित है, तो ये भी आपके ठीक है। और आपको याद रखना है कि जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है, तो डेनमार्क का अधिकार है। किसका अधिकार है, डेनमार्क का अधिकार है। और पूरे दुनिया का सबसे बड़ा जो द्वीप कौन है, तो ग्रीनलैंड द्वीप है, इसके बारे में बीपीएससी पूछ चुका है। उसके बाद है बैफिन, ये आर्कटिक महासागर में स्थित है, तो इधर आपके हो जाएगा अमेरिका, तो अमेरिका के इधर हो जाएगा कनाडा हो जाएगा, इधर आपके अलास्का है और नीचे में आपके अमेरिका है। तो जो कनाडा है इसी के आसपास जो यहाँ पर है आपके बैफिन द्वीप स्थित है। तो आपके चारों आपके सम्मिलित हैं, तो देख लीजिए 1 2 3 4 हो जाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 हो जाएंगे, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिनको भी आपको पता नहीं है कि ये सारे लोकेशन, तो आप लोग मैप में एक बार देख लीजिएगा, अगर मैप में आपको नहीं मिलता है तो गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित नदियों में से कौन जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है, इसमें से कौन सी जो नदी है मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो अफ्रीका की एक नदी है लिम्पोपो नदी, जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। जबकि भारत में आपको याद रखना है कि भारत में एक नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, उसका नाम क्या है, आप लोग को पता है उसका नाम क्या है, माही नदी है। ये जो माही नदी कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश से निकलती है, और कहाँ पर जाके गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है। जो आपके लिम्पोपो नदी है ये कहाँ पर गिरती है, तो हिंद महासागर में गिरती है लिम्पोपो नदी। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो इसमें से देख लीजिए आपके कौन सम्मिलित नहीं है। महासागर गर्त एवं अवस्थिति, एक साइड आपके ट्रेंच दिया गया है और दूसरी साइड जो ट्रेंच है उसकी अवस्थिति दिया गया है। पहला है चैलेंजर, जो चैलेंजर आपके महागर्त है, उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है, तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है ओल्ड्रिक, दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है, ये भी ठीक है। सुंडा उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है, तो ये तो गलत हो जाएगा। सुंडा कहाँ स्थित है, तो हिंद महासागर में स्थित है, सुंडा जो है हिंद महासागर में स्थित है। उसके बाद है नरेसा, दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है, तो ये भी आपके गलत है, दक्षिण नहीं उत्तर, ठीक है, उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है, तो इसमें सी और डी आपके गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब डी और सी आपके सम्मिलित नहीं है, तो एक से अधिक आपके गलत हो जाएगा, तो ई ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जब किसी देश की 0 से 14 और 15 से 44 आयु समूह की जनसंख्या लगभग समान है, तो जनसंख्या की वृद्धि को कहा जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, तो इसे शून्य वृद्धि दर बोला जाता है। जितने लोग का जन्म हो रहा है लगभग उतने लोग का मृत्यु भी हो रहा है, ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है, इसमें से देखिए कौन सा कथन आपके सही है। हिमालय का निर्माण भूपर्ग पट्टी के भ्रंशन के कारण हुआ है, तो ये गलत है। हिमालय प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, ये भी गलत है, हिमालय से भी प्राचीनतम बहुत से पहाड़ हैं। हिमालय कैलिडोनाई पर्वत समूह का अंग है, ये भी गलत है। हिमालय की उत्पत्ति जो है 33 सागर के संपीड़न से होने के परिणाम स्वरूप हुई है, तो बिल्कुल ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जो गोंडवाना प्लेट है, आपके जो गोंडवाना प्लेट है यूरेशिया प्लेट में आपके जाके क्या कर रहा है, सबडक्ट कर रहा है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे अधिक यूरेनियम भंडार पाए जाते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से सबसे अधिक जो है यूरेनियम भंडार किस देश में पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में। कितना परसेंट, तो 28%, तो ऑप्शन में दिया गया नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। दूसरा स्थान किसका है, तो कजाकिस्तान का है 15%। तीसरा स्थान कनाडा का है 9%। इसे नोट कीजिएगा, ये भी प्रश्न आपके यूपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भूमध्यसागरीय जलवायु वाले प्रदेश पाए जाते हैं, तो 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में, तो बिल्कुल ठीक है, पहला ही पॉइंट आपके ठीक है। बाकी आप लोग
और भी पॉइंट को पढ़ लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है, इसमें से कौन सी जो धारा है जिसका संबंध प्रशांत महासागर से नहीं है, तो जो मोजाम्बिक धारा है इसका संबंध हिंद महासागर से है, पहला तो अलग हो गया। पेरू की जो जलधारा है इसका संबंध प्रशांत महासागर से है। कैलिफोर्निया इसका भी प्रशांत महासागर। आयोसियो धारा जापान के जो जापान है उसी के आसपास चलता है, तो ये भी आपके प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। तो इसमें सही सम्मिलित कौन नहीं है, मोजाम्बिक की धारा, ये आपके हिंद महासागर में बहता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोजाम्बिक देश आप लोग को दिमाग में होगा ना, तो मोजाम्बिक देश के पास ही जो है मोजाम्बिक जलधारा बहता है। विश्व की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है, सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर अवस्थित है, ऑस्ट्रेलिया के जो है पूर्वी तट पर अवस्थित है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ बोला जाता है, जिसे जो है ग्रेट बैरियर रीफ बोला जाता है। और इसके बारे में बताया जा रहा है कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है लगातार कम होता जा रहा है, क्योंकि दुनिया का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके कारण जो है ना समुद्र का भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके कारण जो प्रवाल भित्ति है उसमें कमी देखने के लिए मिल रहा है। कभी कभी आपसे पूछ देता है कि जो ऑस्ट्रेलियन प्रवाल भित्ति है इसका विस्तार तो 9 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रवाल भित्ति का विस्तार है, इसे नोट कीजिएगा, पूछा जाता है। निम्नलिखित पर्वतों में किसका निर्माण एक महासागरीय और एक महादेशीय पट्टिका के अभिसरण से हुआ है। बहुत ही अच्छा सवाल है कि निम्नलिखित में जो आपके ऑप्शन दिया गया है, निम्नलिखित पर्वतों में से किसका निर्माण जो है एक महासागरीय और एक महाद्वीपीय प्लेट के अभिसरण से हुआ है। यहाँ पर आप समझिएगा, ये आपके साउथ अमेरिका है, ये आपके नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका है। ये आपके हो गया स्थल प्लेट हो गया, ये आपके हो गया, ये भी स्थल प्लेट हो गया। इधर से जो भी प्लेट आ रहा है ये आपके समुद्री प्लेट हो गया। तो आपको याद होगा कि एंडीज और रॉकी, एंडीज और जो रॉकी है ये दोनों का निर्माण जो है महासागरीय और स्थल प्लेट के मिलने से हुआ है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है, सी और डी हो जाएगा, तो एक से अधिक हो जाएगा ना, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला है। आइंस्टीन साहब को जो है नोबेल प्राइज किस काम के लिए दिया गया था, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और कब दिया गया था, तो 1921 में दिया गया था, 1921 में दिया गया था। नीला थोथा रासायनिक रूप है, किसका रूप है नीला थोथा रासायनिक रूप, तो कॉपर सल्फेट का है, कॉपर सल्फेट का। अपमार्जक क्या है, डिटर्जेंट क्या है, साबुन है, औषधि है, उत्प्रेरक है, कीटनाशक है, तो जो डिटर्जेंट है ये साबुन है। नेक्स्ट पॉइंट है लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। ये बीपीएससी का साइंस का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन जरूर देखिएगा। ऐसे अपने चैनल पर प्रीवियस क्वेश्चन उपलब्ध है, अगर प्रयास करेंगे कि इस बार भी अपलोड कर दिया जाए, लेकिन अगर है तो देखिए मेरे पास टाइम थोड़ा कम होता है, लेकिन अगर टाइम होता है तो उसको अपलोड कर दिया जाएगा। ऐसे तो पहले तो अपलोड है 2020 तक जो भी जितने भी एग्जाम हुए ना वो अपलोड है, तो आप लोग उसे जाके देख सकते हैं। लगभग जो साइंस का क्वेश्चन होता है ना आपका बीपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन ही रिपीटेशन होता है साइंस का, आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो जो लौंग होता है फूल की कली से प्राप्त होता है, फूल की कली से प्राप्त होता है, ठीक है। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत होती है, तो हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान के ऑस्टियोलॉजी शाखा के अंतर्गत की जाती है। कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है, ये आपका जीभ है, ठीक है। और कड़वाहट के लिए जीभ का कौन सा भाग जिम्मेदार है, तो पीछे वाला भाग बताता है कि कोई भी चीज़ खाते हैं तो ये खट्टा है कि क्या है, ठीक है। तो जो पीछे वाला भाग है ये बताता है कड़वाहट का, ठीक है, कड़वाहट, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आगे वाला भाग है ये मीठा को बताता है। उसके बाद यहाँ पर आगे देखिएगा कि जो पीछे वाला ये भाग है, ये देख रहे हैं ना, पीछे के साइड वाला भाग, ये आपको बताता है कि कोई चीज़ खट्टा है कि क्या है। और जो आपके आगे वाला भाग है, ये जो
साइड के आगे वाला भाग है, ये क्या बताता है कि कोई जो चीज़ है नमकीन है कि क्या है। ठीक है, ये नमकीन इंडिकेट करता है। ये चारों पॉइंट को लिख लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल कहा जाता है। तो जो क्षोभ मंडल है इसे संवहन मंडल बोला जाता है। जितने भी मौसम की गतिविधियां होता है सारे गतिविधियां क्षोभ मंडल में ही होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो हवाई जहाज़ है ये कौन से मंडल में उड़ते हैं। आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है। तो सिलियरी मांसपेशियों के कार्य से जो है परिवर्तित होती है। तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तो देख लीजिए, विटामिन डी की कमी से सुखिंडी रिकेट्स रोग होता है, तो ठीक है। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून आता है, ये भी ठीक है, जिसे स्कर्वी रोग बोला जाता है। ठीक है, स्कर्वी रोग बोला जाता है विटामिन सी की कमी को। उसके बाद है विटामिन ए की कमी से गठिया रोग होता है, ये आपके गलत है। तो विटामिन ए की कमी से आपको याद रखना है कि रतौंधी होता है। ठीक है, रतौंधी होता है। B1 की कमी से बेरी होता है, जिसे कुपोषण बोला जाता है, तो ये भी ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि सी आपके सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तो देख लीजिए, फसल और प्रजाति, सरसों की प्रजाति बरून है, तो ठीक है। मटर की प्रजाति सपना है। अलसी की प्रजाति सूर्या है, तो आपको याद रखना है जो सूर्या जो है अलसी का नहीं है, ये आलू का है, तो सी आपके गलत है। मूंगफली कौशल की प्रजाति है, तो ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जिन पौधे के बीजों का विकास अंडाशय के भीतर होता है कहलाते हैं, उसे क्या बोला जाता है। तो उसे एंजियोस्पर्म बोला जाता है। और जिस भी बीज का विकास अंडाशय से बाहर होता है उसे क्या बोला जाता है। तो जिम्नोस्पर्म बोला जाता है। ये क्वेश्चन इस बार बीपीएससी के द्वारा पूछा गया था। ठीक है, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं। तो अनावृत्ति बीजी बोला जाता है इसे, जिम्नोस्पर्म को, जबकि एंजियोस्पर्म को जो है आवृत्ति बीजी बोला जाता है। ठीक है, साइंस का जब नाम आवे ना तो आप लोग इंग्लिश पढ़ा कीजिएगा क्योंकि हिंदी में बहुत ही टफ हो जाता है। निम्नलिखित में से मुहासे का कारण क्या है। जो मुहासा है उसका पीछे कारण क्या है। तो उसका पीछे कारण है अस्ट्रोफाइलोकोबाई बैक्टीरिया, उसके पीछे कारण है। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। जंतु के शरीर को ढकने अथवा बाहर रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक कहलाते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है। तो उन्हें एपिथीलियमी ऊतक बोला जाता है। एपिथीलियमी ऊतक बोला जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन आपके गलत है। तो देख लीजिए, जीवों का वर्गीकरण उनके विकास से संबंधित है, तो ठीक है। सभी जीवों को 7 जगत में वर्गीकृत किया गया है, तो ये गलत है। 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है। द्विपद नाम पद्धति जीवों की सही पहचान में सहायता करती है, तो ये भी आपके ठीक है। उसके बाद है द्विपद नाम पद्धति में पहला नाम स्पीसीज और दूसरा नाम जीनस का होता है, तो डी वाला आपके गलत है। जो पहला नाम होता है वंश का होता है। ठीक है, पहला आपके वंश का होता है, जबकि दूसरा जो है प्रजाति का होता है। तो इसमें एक से अधिक ऑप्शन आपके गलत हो गया। अच्छा, ये जो आपके 7 जगत लिखा है आपको याद रखना है, ये 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है। इसका नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक तथा एनेमिलिया। तो बी और आपकी डी गलत है, तो एक से अधिक ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, तो ई ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या बदलता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है क्या बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है। इसमें से कौन जो है कैल्शियम का अयस्क है। जिप्सम, फास्फोराइट, डोलोमाइट, उसके बाद है
फ्लूओरोस्पार, ये जो आपके चारों दिया गया है ये कैल्शियम का अयस्क है, ठीक है। ये चारों आपके जो है कैल्शियम का अयस्क है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है एल्युमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सोच के बताइए आप सभी लोग। अगर आप लोग पिछला वीडियो ध्यान से देखे होंगे, जो अपना करीब 6 वीडियो आया है, तो उसमें इस क्वेश्चन का हम जिक्र किए हैं कभी। एल्युमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Al2, उसके बाद SO4 तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है? ये भी क्वेश्चन बीपीएससी का फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछता है अपने एग्जाम में बीपीएससी। किस तापमान पर पानी का घनत्व जो है सबसे अधिक होता है? तो 4 डिग्री तापमान पर पानी का घनत्व जो है सबसे अधिक होता है। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सूर्य को देखने के लिए जो है किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो हेलियोस्कोप का उपयोग किया जाता है। हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना है? कोई भी चीज़ को अगर पृथ्वी से बाहर फेंकना है तो कितना स्पीड से फेंका जाएगा? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से, ठीक है। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस रंग की तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होती है। तो जो बैगनी रंग है इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो लाल का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ठीक है। अगर आपसे तो हो गया तरंगदैर्घ्य की बात, अगर पूछा जाएगा कि आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति, इसमें सबसे अधिक जो है आवृत्ति किसका होता है? तो सीधे उल्टा कर दीजिए, बैगनी का। सबसे अधिक जो आवृत्ति किसका है? तो बैगनी का है। और सबसे कम आवृत्ति किसका है? तो लाल का है। किसका है? लाल का। ये दोनों चीज़ को ध्यान से याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक अस्फीतिकारी होने की संभावना है? इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक अस्फीतिकारी होने की संभावना है? तो सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बजट घाटे के वित्तीयन के लिए, बजट घाटे को कम करने के लिए जो है नई मुद्रा का सृजन। देखिए इससे क्या खतरा होता है कि मार्केट में तो पैसा आ जाता है, लेकिन पैसा मार्केट में बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और उसके कारण क्या होता है कि महंगाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो एम विश्वेश्वरैया हैं। इनके द्वारा ये बुक लिखा कब गया था? तो 1934 में ये बुक लिखा गया था। 1934 में ये बुक लिखा गया था। निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? निम्नलिखित में से जो है किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि से, इससे तो नहीं की जाती है। उसके बाद है ग्रामीण विकास, इससे की जाती है। कृषि विकास की जाती है। कृषकों को पर्याप्त साख, इससे भी की जाती है। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा क्योंकि पूछा था कि समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है। तो राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे भारत देश में जो है समावेशित विकास हो रहा है, सभी का विकास हो रहा है, ऐसा नहीं है। रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है, रुपये की जो है परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? तो सारे पॉइंट को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, वीडियो को पॉज कीजिए और सारे पॉइंट को ध्यान से पढ़िए। तो इसमें आपको याद रखना है कि रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये में मुक्त रूप से परिवर्तित करके देने की अनुमति होता है। रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य, ठीक है।
तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है भारत माला परियोजना, भारत माला प्रोजेक्ट से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो इससे किसका संबंध है? तो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर का संबंध है। ठीक है, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना है भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया? जो अंत्योदय कार्यक्रम है इसे सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया? तो राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम शुरू किया गया। और कब शुरू किया गया? तो 1977 में। ठीक है, 1977 में। वह मुद्रा जिसमें वित्तीय बाजार में शीघ्र पलायन कर जाने की क्षमता होती है वह कहलाती है, उसे सॉफ्ट मनी, हॉट मनी, रेयर मनी, स्टैंडर्ड मनी क्या बोला जाता है? तो उसे हॉट मनी बोला जाता है, जैसे कि डॉलर। ठीक है, डॉलर को हॉट मनी बोला जाता है। उसके बाद है वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार सरकार का कुल बजट व्यय कितना अनुमान है? तो यहाँ पर आपसे तो 2021-22 के बारे में पूछा नहीं जाएगा, आपसे पूछा जाएगा 2022 और 23 के बारे में। ठीक है, तो आपको हम बताते हैं 2022 और 23 के बारे में। क्वेश्चन क्या है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिहार सरकार का कुल बजट व्यय अनुमान है। तो कितना खर्च करने का अनुमान है 2022-23 में बजट में? तो 2,37,691 करोड़ रुपये। इसे नोट कर लीजिएगा, 2,37,691 करोड़ रुपये आपके खर्च करने का प्रावधान है। उसके बाद फिर से 2000 जो 21-22 है इसे हटा दीजिए, इसे लिखिए 2022 और 23 में बिहार सरकार के बजट में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो 3.47%। 3.47%। ये बीपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। 67वां बीपीएससी में जो कैंसिल हुआ था उसमें पूछा गया था ये प्रश्न। ठीक है, तो 3.47 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार में कुल व्यय बजट वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में पिछले वित्तीय वर्ष 2021 और 22 से कितना अधिक है? तो कितना अधिक है? तो 19,389 करोड़ रुपये आपके अधिक है। 19,389 करोड़ रुपये आपके क्या है? अधिक है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बिहार बजट 2022 और 23 में आय की 4 प्रमुख मदें कौन कौन सी हैं, उनके घटते हुए क्रम में लिखना है। तो आपको याद रखना है कि सबसे अधिक जो पैसा है ये क्या लिखा गया है? आय का है ना, बिहार बजट की आय का। ठीक है, तो बिहार में जो बजट आपके बनता है उसमें सबसे अधिक पैसा कहाँ से आता है? तो सबसे अधिक पैसा आपके केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा होता है। केंद्रीय करों में जो है राज्य का हिस्सा होता है। कितना परसेंट है 2022-23 में? तो 46% है। दूसरा है कि केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, ये कितना परसेंट है? तो 30% है। उसके बाद है राज्य सरकार के अपना राजस्व, कितना परसेंट है? तो 21% है। इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप सभी लोगों को 2022-23 के बजट के बारे में जितना भी पॉइंट बताया गया है इसे नोट कर लीजिएगा। और ऐसे अपने चैनल पर बजट का वीडियो अपलोड है, सर्च कीजिएगा नेक्स्ट जीके कंप्लीट बजट, तो आपको आ जाएगा बिहार बजट। और आपको बता दें कि देखिए अगर आपका एग्ज़ाम 12 फरवरी को होता है, ठीक है, जो बताया गया बीपीएससी के द्वारा, तो आपका 2022-23 के जितने भी बजट का इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अगर 12 फरवरी के बाद एग्ज़ाम होता है, अगर डेट बढ़ जाता है तो फिर आपको पूछा जाएगा 2023-24 के बजट के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन कम ही चांस है कि एग्ज़ाम का डेट बढ़ेगा। अभी तो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। ठीक है, आप लोग को 12 फरवरी को ध्यान में रख के तैयारी करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए निर्मित जैविक कॉरिडोर कितने जिलों में स्थापित किया जा रहा है? तो 13 डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया जा रहा है। बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा बिहार के किस जिले में दूसरा चिड़ियाघर स्थापित किया जाएगा? तो अररिया में स्थापित किया जाएगा। अररिया डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया जाएगा। बिहार बजट के अनुसार कब तक
उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त की जाएगी, तो 2035 तक। बिहार बजट 2021-22 में कौन से चिकित्सा महाविद्यालय में जो है किडनी प्रत्यारोपण की आधारभूत संरचना विकसित की जा रही है, तो पटना चिकित्सा महाविद्यालय में। से दोबारा देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार बजट 2021-22 में कौन से चिकित्सा महाविद्यालय में किडनी प्रत्यारोपण की आधारभूत संरचना विकसित की जा रही है, तो पटना चिकित्सा महाविद्यालय में। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? केंद्र में जो है द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया, तो भारत शासन अधिनियम 1935, जबकि राज्यों में जो है भारत शासन अधिनियम 1919 स्थापित किया था और 1935 के माध्यम से राज्यों में समाप्त कर दिया गया। और कहाँ पर लागू कर दिया गया? तो केंद्र में लागू कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो जो उद्देश्य प्रस्ताव था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 1946 को। और यह पारित कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, 22 जनवरी 1947 को यह पारित हो गया था। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि संविधान सभा का पहला बैठक कब होता है? तो 9 दिसंबर 1946 को होता है। इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं, जबकि अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद 2 दिन के बाद जो है 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था दी गई कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? तो इसका जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 30 में जिक्र किया गया है। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट को दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226। टोटल आपके 5 रिट जारी किया जाता है मौलिक अधिकार को सुरक्षित करने के लिए। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो किसके द्वारा होता है? आप लोग सारे पॉइंट को ध्यान से पढ़िए। संसद के सभी सदस्यों द्वारा, गलत बात है। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, ये तो ठीक है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा, ये आपकी गलत है, तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कृषि, पुलिस, रक्षा। कृषि, पुलिस ये दोनों आपके राज्य सूची का विषय है। रक्षा केंद्र का है। शिक्षा आपके समवर्ती सूची का विषय है। पहले जो शिक्षा था ये आपके केंद्र सूची, पहले जो शिक्षा था आपके राज्य सूची का विषय था, इसे बाद में जो है समवर्ती सूची में ले आया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है शिक्षा को समवर्ती सूची में ले आया गया, ठीक है। शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में ले आया गया, क्योंकि पहले ये राज्य सूची में था। अब इस पर जो है केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। पहले केवल आपके केंद्र कानून बनाता, राज्य कानून बनाता था, क्योंकि राज्य सूची में था ना। अगर केंद्र सूची में जो भी विषय रहेगा तो उस पर आपके केंद्र कानून बनाएगा। अगर समवर्ती सूची में जो भी आपके विषय है उस पर राज्य और केंद्र दोनों आपके कानून बनाते हैं। संविधान के अनुसार राज्य विधानसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। कोई अगर व्यक्ति लोकसभा के मेंबर, राज्य विधानमंडल का मेंबर, ठीक है, विधानसभा का मेंबर बनना चाहता है तो उसका उम्र जो है 25 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम। उसके बाद राज्यसभा के लिए कितना होना चाहिए? तो 30 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए 35, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35, मुखिया बनने के लिए 21 वर्ष, मुखिया बनने के लिए 21 वर्ष, संसद बनने के लिए 25 वर्ष, विधायक बनने के लिए 25 वर्ष, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 किन राज्यों के बारे में बताता है? तो महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में बताता है। तो एक से अधिक ऑप्शन ठीक हो जाएगा।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन किया गया है? तो 243 जेड डी में, ठीक है, 243 जेड डी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में भाग 9 किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? बहुत ही अच्छा सवाल है, भाग 9, ठीक है, भाग 9 पंचायती राज से इसका संबंध है। तो ये जोड़ा गया है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। उसके भाग है 9A, 9A में क्या है? तो नगर निगम है, नगर निगम है, इसे जोड़ा गया है 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से। उसके बाद आपको याद रखना है 9B, 9B में क्या है? सहकारिता है, सहकारिता है। इसके बारे में आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि सहकारिता को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, क्योंकि हमने इसके पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका संबंध अनुच्छेद 243 में है। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के कितने मेंबर होते हैं? तो लोकसभा के 30 मेंबर होते हैं। लोकसभा के जो है कितने मेंबर होते हैं? तो 30 मेंबर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए? तो आपको याद रखना है, इसमें बारदोली आंदोलन कब होता है? 1928 में, चंपारण 1917 में, असहयोग 1920 में, सबने 1930 में। तो जो आपके विनोबा भावे हैं, इनको पहली बार गिरफ्तार किया गया, तो किस आंदोलन में पहली बार इनको गिरफ्तार किया गया है? तो आपको याद रखना है नागपुर झंडा सत्याग्रह, नागपुर झंडा सत्याग्रह 1923 में जो है इनको पहली बार गिरफ्तार किया गया है। तो ऑप्शन में कोई भी नहीं है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए केवल बी, ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है गोलमेज 3 गो होता है, 1930, 31 और 32 में। अंबेडकर तीनों में भाग लेते हैं। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस द्वारा त्यागपत्र देने के बाद इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। त्रिपुरी किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में है। और आपको याद रखना है कि त्रिपुरी जब अधिवेशन हुआ था 1939 में, तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस आपके इलेक्शन जीत जाते हैं और कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाते हैं, लेकिन कुछ मुद्दे पर गांधी जी से मतभेद हो जाता है और उसके बाद इस्तीफा दे देते हैं। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि जो गांधी जी का कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारामैया, ये हार जाते हैं, इससे भी गांधी को धक्का लगता है। उसके बाद जो आपके सुभाष चंद्र बोस हैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं और कांग्रेस पार्टी से नहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष पोस्ट से इस्तीफा दे देते हैं और एक नया संगठन बनाते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया जाता है? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित कोट का प्रयोग करते हुए असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें से देख लीजिए कौन सा आपके जो कथन है असत्य है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, लुई फिशर, पहला तो आपकी गलत है। स्वदेशी आंदोलन, वेब मिलर, ये भी गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन, HW नेविन्सन, ये भी गलत है। तो इसमें सारे के सारे आपके असत्य हैं, तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इससे किसका संबंध है? तो वेब मिलर का संबंध है। स्वदेशी आंदोलन HW नेविन्सन का संबंध है। भारत छोड़ो आंदोलन से जो है लुई फिशर का संबंध है। लुई फिशर के बारे में याद रखिएगा कि महात्मा गांधी का जीवनीकार कौन है? तो लुई फिशर है। तो इसमें सारे के सारे पॉइंट ही गलत है, तो देख लीजिए। तो 1, 2, 3 इसमें आपके सारे के सारे आपके गलत कौन है? तो डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ गए ना कि ये सारे के सारे आपके गलत हैं, ये सारे के सारे आपके गलत हैं, ठीक है। और आपको जो सही मैच किया था आपको बता भी दिए हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन वेब मिलर, स्वदेशी आंदोलन HW नेविन्सन और भारत छोड़ो आंदोलन लुई फिशर, ठीक है। उसके बाद है कि जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं, जब दुनिया में
हम हर कहीं जीत रहे हैं। ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा से हमारा दुश्मन रहा है। उपयुक्त कथन किसका है, मतलब जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा बोला गया है, तो ये बोला गया था विंस्टन चर्चिल के द्वारा गांधी जी के बारे में कि जब हम पूरे दुनिया में जीत रहे हैं तो कमबख्त एक बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा। और ये स्टेटमेंट जो है कब बोला गया था चर्चिल के द्वारा, तो 1943 में बोला गया था। और आपको याद रखना है कि 40 से 45 तक जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल था। उसके बाद इटली बनते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 दास्ता का नया चार्टर था, किसने कहा था? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख लिया? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस महापुरुष ने मेजनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी? वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। तो किसके बारे में ये बात बताया जा रहा है? तो लाला लाजपत राय के बारे में ये बात बताया गया है। लाला लाजपत राय के बारे में ये बात बताया गया है। निम्न में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक थे? दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्त। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेभागा आंदोलन हुआ था, तो कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था तेभागा आंदोलन। इसमें किसानों के द्वारा बोला गया कि 3 भाग जो आपके राजस्व है हम खुद रखेंगे और 1 भाग जमींदारों को देंगे। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष बने हैं तो कौन बने हैं? सहजानंद सरस्वती बनते हैं। और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में किया जाता है। इसके पहले महासचिव एन.जी. रंगा बनते हैं, जबकि अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती बनते हैं। आपसे एक पॉइंट पूछा जा सकता है कि जो अखिल भारतीय किसान सभा है इसकी स्थापना किन किन क्षेत्रीय किसान सभा या किन किन क्षेत्रीय किसान समितियों के मिलने से बना है? तो पहला नोट कीजिएगा, बिहार किसान सभा। दूसरा है आंध्र प्रांतीय किसान सभा। तीसरा है किसान संघ। ठीक है, किसान संघ। इन 3 संगठनों के मिलने से, इन 3 क्षेत्रीय संगठनों के मिलने से जो है एक अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में किया गया है। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने का प्रावधान था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 को हुआ। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1930 में शुरू हुआ था। आपसे पूछा जाएगा कि गांधी इरविन जो समझौता हुआ उसमें मध्यस्थता किसने निभाया? तो नोट कर लीजिएगा, तेज बहादुर सप्रू प्लस एम.आर. जयकर ने। ठीक है, एम.आर. जयकर। तो तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर ने जो है गांधी इरविन समझौते में मध्यस्थता की भूमिका निभाया। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित सांप्रदायिक पंचायत के समाधान के लिए किया गया तो कौन सा समझौता किया गया? पूना पैक्ट किया गया। ठीक है, पूना पैक्ट। ये कब होता है? तो सितंबर 1932 में होता है। सितंबर 1932 में होता है। और आपको याद रखना है कि पूना पैक्ट के माध्यम से जो है 71 के बदले 148 विधानसभा का सीट पूरे भारत में दलित वर्ग को दिया गया। तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा कहां पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। जो नितिन गडकरी हैं कौन से मंत्री हैं? तो सड़क परिवहन मंत्री हैं। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक में जो है किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है? तो भारत को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक में। ठीक है,
नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रन का अधिकतम स्कोर बनाया है? तो किस देश के द्वारा बनाया गया है? तो इंग्लैंड के द्वारा बनाया गया है। और किसके खिलाफ बनाया गया है? नीदरलैंड के खिलाफ बनाया गया है। कितना रन? तो 498 रन बनाया गया है, जो विश्व रिकॉर्ड है 50-50 ओवर में। 15 से 17 जून को एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे के बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत देश के द्वारा किया गया है। 15 से 17 जून को एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे की बैठक की मेजबानी किसने किया? तो भारत देश ने किया है। 5 जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के लिए शुरू की गई? तो किन 2 स्थान के लिए शुरू किया गया है? तो कोयम्बटूर से शिरडी के बीच में, कोयम्बटूर से जो है शिरडी के बीच में। जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में किया गया है। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में किया गया है। हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से आपके सदस्य शामिल हैं? हाल ही में गठित जो है I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से आपके मेंबर शामिल हैं? तो I2 मतलब I 2 गो, इंडिया और इजराइल। U2 U 2 गो हो गया। तो यूएसए और UAE संयुक्त अरब अमीरात। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कर्नाटक के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे दोबारा देखिएगा कि किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कर्नाटक राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है? गोवा राज्य में किया है। दोबारा देखिएगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में जो है राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो गोवा में किया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो गुजरात राज्य जो है बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी 11 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है ये परीक्षण? तो DRDO के द्वारा किया गया है। DRDO के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपको याद रखना है कि जो इसरो है ये आपके स्पेस के क्षेत्र में काम करता है भारत में। हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? जो अग्निपथ है, अग्निपथ स्कीम का संबंध किससे है? तो सेना में युवाओं की भर्ती से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें है कि 4 वर्ष में आपको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा 75% सैनिकों को, और जो 25% सैनिक होंगे उन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है गुरु नायडू सेनापति। क्या नाम है? गुरु नायडू सेनापति उनका नाम है। हाल ही में हुई नियुक्तियों में आपके कौन आपके सम्मिलित है? तो देख लीजिए कौन सम्मिलित है। रबाब फातिमा संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव हैं, तो बिल्कुल ठीक है। हमजा अब्दी बरे सोमालिया के प्रधानमंत्री हैं, तो ये भी ठीक है। चो सोल हुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री हैं, तो बिल्कुल ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके चो सोल हुई हैं ये जो नॉर्थ कोरिया के शासक हैं किम जोंग उन, उनकी बहन है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 के संबंध में
कौन सा कथन आपके सत्य है, तो देख लीजिए कौन सा कथन सत्य है। इस सूचकांक में डेनमार्क को पहला स्थान मिला है, तो बिल्कुल ठीक है। और भारत को जो है इस सूचकांक में 37वां स्थान मिला है, तो दोनों कथन आपके ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि मंत्री कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के किस पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है इनोको कोवैक्स उसका नाम है। और इस क्वेश्चन को आप दोबारा ध्यान से देखिएगा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के किस पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है, तो इनोको कोवैक्स को दी है। ठीक है। समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया है? बीच विजिल ऐप को लॉन्च किया गया है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गोवा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है, तो देख लीजिए कौन सा कथन सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विक्की कौशल को दिया गया है सरदार उधम सिंह मूवी के लिए, तो बिल्कुल ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन मिमी मूवी के लिए, तो ये भी ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह, तो चारों कथन आपके ठीक है, चारों कथन ठीक है, तो सभी हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? ये घोषणा किया गया है मिताली राज के द्वारा।